डियर स्टूडेंट्स, पिछला वीडियो में मैं व्हाइट डेमोक्रेसी और व्हाइट डेमोक्रेसी के बारे में बताया था, जिसमें मैं डेमोक्रेसी का जो फीचर्स होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन तक पढ़ाया था। इसमें चाइना का केस पढ़ा, इसके बाद मैक्सिको का केस पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे डेमोक्रेसी का तीसरा फीचर्स। वो क्या है? 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। एक व्यक्ति, उसका अपना वोट और उसके वोट का वैल्यू जो होगा, कीमत, एक बराबर होगा। इसके बारे में पढ़ना है। द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी was linked to the demand for universal adult franchise. This principle has now come to be accepted almost all over the world, but there are many examples of denial of the equal right to vote. डेमोक्रेसी का जो संघर्ष हुआ वह किससे जुड़ा हुआ था? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से जुड़ा हुआ था। सारी दुनिया में जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी के लिए संघर्ष हुए, वहाँ वहाँ पर लोगों ने क्या किया? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब वयस्क मताधिकार पाने के लिए संघर्ष किए, मांग की कि भाई बिना किसी धर्म, जाति, नस्ल, सामाजिक सोशल स्टेटस का भेदभाव किए हुए, बिना जेंडर का भेदभाव किए हुए सबको वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, जो वयस्क हो गया हो, जो एडल्ट हो गया हो। ये भी मांग जोर पकड़ी। यह सिद्धांत जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, वो आज करीब करीब सभी दुनिया के देशों ने स्वीकार कर लिया है। सारे देशों में हो चुका है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भी मिलते हैं जहां पर वोट का इक्वल राइट्स नहीं दिया जाता है। वैसे अनेकों एग्जाम्पल्स मिलते हैं। उन देशों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला आता है नाम सऊदी अरबिया का। सऊदी अरबिया में अब हालांकि अब वहां पर महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिल गया है, सारे अधिकार महिलाओं को मिल गया है, लेकिन साल भर पहले तक वहां पर महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। उसके बाद दूसरा देश जिसका नाम है एस्टोनिया। एस्टोनिया हैज मेड सिटीजनशिप रूल्स in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote. एस्टोनिया एक ऐसा देश है जहां पर नागरिकता का कानून जो है इस तरह से बनाया गया है, जो रूस के अल्पसंख्यक लोग हैं, रूस देश के अल्पसंख्यक लोग एस्टोनिया में बसे हुए हैं, उनको वोट का अधिकार जो है पाने में कठिनाई होती है। ऐसा वहां पर कानून बनाया गया है। फिजी एक देश है, वहां पर इस तरह से एक टूलर सिस्टम बनाया गया है कि जो वहां के मूल निवासी है फिजियन, उनका वोट का वैल्यू इंडियन फिजियन से ज्यादा है। कहने का मतलब इंडिया के लोग जब उपनिवेशी काल था, यहाँ से फिजी जो कि एक देश है, आज फिजी की राजधानी सुवा है, वहां पर भी काम करने के लिए प्लांटेशन वर्कर्स के रूप में वहां पर इंडिया के लोगों को ले जाया गया था। वे लोग वहीं पर बस गए हैं, अब वे इंडियन फिजियन कहलाते हैं। तो इंडियन फिजियन जो है, यहाँ के लोग, भारत के लोग, उनको वोट का वैल्यू जो होता है, जो वहाँ के मूल फिजियन है, फुल फिजी के निवासी हैं, कम होता है भारतीय फिजियन को। इस तरह से हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी में एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है, उस सिद्धांत को बहुत सारे देशों ने नहीं स्वीकार किया है। इस तरह से हम डेमोक्रेसी का एक तीसरा फीचर्स पाते हैं। इन ए डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। डेमोक्रेसी में हर वयस्क नागरिक को, एडल्ट नागरिक को एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए और हर वोट का वैल्यू एक समान होना चाहिए। ये डेमोक्रेसी का तीसरा फीचर है। अब हम लोग डेमोक्रेसी का चौथा फीचर पढ़ेंगे, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। कानून का जो बनाया जाता है किसी भी देश के लिए,
उसका शासन और लोगों के अधिकारों का आदर करना, मतलब लोगों को कानून के अनुसार अधिकार मिले। अब हम लोग वी टेक द केस ऑफ जिम्बाब्वे एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इन ए बेटर वे। हम अब इसको समझने के लिए जिम्बाब्वे देश का केस स्टडी करेंगे और जो समझने का प्रयास करेंगे कि वहाँ पर डेमोक्रेसी का जो फीचर है वो किस तरह से है, वहाँ पर रूल का शासन है कि नहीं है, और लोगों को अधिकार जो मिला हुआ है उसका वहाँ की गवर्नमेंट रिस्पेक्ट करती है कि नहीं करती है। अब हम लोग पढ़ते हैं जिम्बाब्वे के संबंध में। जिम्बाब्वे गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम व्हाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980। जिम्बाब्वे 1980 में व्हाइट माइनॉरिटी मतलब गोरे लोगों जो संख्या में कम थे उन्हीं का शासन चल रहा था। उस पर कम होने के बावजूद भी शासन उन्हीं का था। उन लोगों से आज़ादी मिली 1980 में जिम्बाब्वे को। फ्रॉम देन द कंट्री हैज बीन रूल्ड बाय ZANU-PF। 1980 से जिम्बाब्वे में एक पार्टी है ZANU-PF, उसी पार्टी का शासन रहा है। इट इज द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल। यही पार्टी जो थी जिम्बाब्वे की व्हाइट माइनॉरिटी गवर्नमेंट से आज़ादी के लिए लड़ी थी और उसके बाद वही पार्टी सरकार बनाई। द पार्टी लीडर रॉबर्ट मुगाबे हैज बीन द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद से ZANU-PF पार्टी के जो लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे, वही देश के राष्ट्रपति जब से आजाद हुआ है तब से रहे हैं। इलेक्शंस आर ऑलवेज ओन्ड बाय दिस पार्टी। जो भी वहाँ चुनाव कराए जाते हैं हमेशा ZANU-PF पार्टी ही चुनाव जीतती है। अब वो किस तरह से जीतती है, हिंसा भी करवाती है और लोगों को परेशान भी करती है, हरासमेंट करती है। अपोजिशन पार्टी जो होती हैं उसको हरासमेंट करती है और वर्कर्स को हरासमेंट करती है, पत्रकार को हरासमेंट करती है, सब लोगों को हरासमेंट करके वो पार्टी चुनाव जीतती है। प्रोटेस्ट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट वेर इलीगल एंड गवर्नमेंट डज नॉट heed कोर्ट जजमेंट विच वेंट अगेंस्ट इट। अब वहां पर स्थिति ये है कि जो भी राष्ट्रपति के विरोध में बोलता है उसको गैर कानूनी घोषित किया गया है और गवर्नमेंट कोर्ट के जजमेंट को भी नहीं मानती है। जो भी जजमेंट सरकार के खिलाफ जाता है उसको वहाँ की गवर्नमेंट, रॉबर्ट मुगाबे की गवर्नमेंट नहीं मानती है। दस देयर इज नो रूल ऑफ लॉ। इस तरह से जिम्बाब्वे में कानून का शासन नहीं है। कानून तो बनाया गया है लेकिन कानून का शासन नहीं है और नागरिकों को भी अधिकार जो दिया गया है उसका भी आदर नहीं किया जाता है। विरोध करने पर उसको दंड दिया जाता है, उसको गैर कानूनी घोषित किया गया है। दिस एग्जाम्पल्स शो दैट पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर्स इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट इन डेमोक्रेसी। यह जिम्बाब्वे का केस हमें दिखाता है कि पॉपुलर अप्रूवल, लोगों का लोकप्रिय अनुमोदन जरूरी तो है लेकिन डेमोक्रेसी में यह काफी नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। लोग चुन लिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ की सरकार जो लोकप्रिय है, लोकप्रिय नहीं है। वोट तो अन्य साधन से गलत तरीके से भी जीत दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ की गवर्नमेंट जो है लोकप्रिय है। पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक। लोकप्रिय गवर्नमेंट भी अलोकतांत्रिक हो सकती है और पॉपुलर लीडर भी स्वेच्छाचारी ऑटोक्रेटिक हो सकते हैं। द गवर्नमेंट शुड रिस्पेक्ट द बेसिक राइट्स ऑफ सिटीजन। गवर्नमेंट को क्या चाहिए, नागरिकों का जो बेसिक अधिकार मिला हुआ है उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। दीज राइट्स शुड बी प्रोटेक्टेड बाय जुडिशरी। और नागरिकों के द्वारा को जो अधिकार मिले हुए होते हैं उसको न्यायपालिका के द्वारा सुरक्षित की जानी चाहिए। इस तरह से डेमोक्रेसी के संबंध में एक अन्य फीचर्स गौर भर के सामने आता है। क्या है वो फीचर्स? ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल विदिन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट्स। एक लोकतांत्रिक सरकार जो है
वह जो भी कानून बनाया गया है उस देश के लिए, उस कानून के तहत वो शासन करे। वहाँ संविधान में जो कानून लिखा गया उसके तहत शासन करे और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे। अब हम लोग ये पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स तो पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्यों होनी चाहिए देशों में। डेमोक्रेसी इज पॉपुलर एंड मेनी न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस आर बिकमिंग डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एक लोकप्रिय और बहुत सारे नए नए जो देश बन रहे हैं वे अपने आप को लोकतांत्रिक देश घोषित कर रहे हैं। बट वी शुड अंडरस्टैंड इट्स मेरिट एंड डिमेरिट। लेकिन हमें डेमोक्रेसी के गुण, मेरिट और डिमेरिट का भी समझना चाहिए। अब है डेमोक्रेसी के बारे में बहुत सारे लोगों ने उसके विरोध में तर्क देते हैं कि डेमोक्रेसी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि डेमोक्रेसी अच्छे हैं, वे अपना तर्क देते हैं या अपना तर्क देते हैं। हम लोग पहले देखते हैं कि ये डेमोक्रेसी के विरोध में, प्रजातंत्र के विरोध में जो तर्क दिए गए हैं वो क्या प्रजातंत्र से हानि होती है। तो पहला है लीडर्स कीप चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। डेमोक्रेसी में क्या होते हैं, जो नेता होते हैं लीडर्स, वे हमेशा बदलते रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इनस्टेबिलिटी, अस्थिरता कायम होती है। दूसरा है डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्पेस स्कोप फॉर मोरलिटी। डेमोक्रेसी और कुछ नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतियोगिता है और यह शक्ति प्रदर्शन का क्षेत्र है। यहाँ पर नैतिकता का कोई स्थान नहीं है, किसी भी तरह से चुनाव जीत जाना चाहिए। ये हम लोग देखते हैं, ये डेमोक्रेसी का डिमेरिट है। तीसरा है कि मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन ए डेमोक्रेसी विच लीड्स टू डिले। बहुत सारे लोग, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि बहुत सारे लोग किसी भी मैटर पर निर्णय लेने के लिए उनका सुझाव लिया जाता है, जिसके कारण किसी भी निर्णय लेने में देरी होती है। तो देरी भी डेमोक्रेसी का एक डिमेरिट है। चौथा डिमेरिट क्या है कि इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट ऑलवेज नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल विच लीड्स टू बैड डिसीजन। चुने हुए लीडर्स जो होते हैं वो लोगों का जो लोगों की भलाई जो सबसे ज्यादा किसमें है, इसको वो लोग जानते भी नहीं है, जिसके कारण क्या होता है, अक्सर हम देखते हैं कि वो गलत निर्णय ले लेते हैं। डेमोक्रेसी लीड टू करप्शन बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। डेमोक्रेसी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है क्योंकि यह चुनावी प्रतियोगिता पर आधारित होती है। चुनाव जीतने के लिए सारे दल जो होते हैं वे डर्टी ट्रिक्स अपनाते हैं। अपने चुनाव जीतने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार करते हैं, मसल्स पावर दिखाते हैं, पैसा का लालच देते हैं, धमकाते हैं, ये सब किया जाता है। ऑर्डिनरी पीपुल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम। साधारण जो लोग हैं, खाते पीते लोग, वे नहीं जानते हैं कि उनके लिए कौन सी नीति अच्छी है। डेमोक्रेसी लीड्स टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन लीडरशिप, समटाइम्स दिस कैन सेट बैक बिग डिसीजन। डेमोक्रेसी कभी कभी क्या होता है, में अक्सर लीडरशिप जो होता है वो बदलते रहता है। जो पार्टी के लिए टॉप लीडर होते हैं वो बदलते रहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप बड़े बड़े डिसीजन जो होता है वो नहीं लिया जा पाता है। डेमोक्रेसी इज नॉट ए मैजिकल सोल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। ये नहीं है कि जिस देश में डेमोक्रेसी आ गई तो वहाँ पर जो भी समस्याएं हैं उस देश की जादुई ढंग से सॉल्व कर ली जाएगी, सुलझा ली जाएगी। इट हैज नॉट एंडेड पॉवर्टी इन आवर कंट्री। हम देख रहे हैं कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी हमारे देश से गरीबी, निर्धनता पूरी तरह से नहीं हट पाई है। एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया के अन्य देश में भी यही देखने को मिलता है। डेमोक्रेसी होते हुए भी वहाँ लोग भूखे रहते हैं, काम नहीं मिलता है। इट इंश्योर्स दैट पीपुल कैन टेक देयर डिसीजन। डेमोक्रेसी यह सुनिश्चित अवश्य करता है कि लोग अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं, बट दिस डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजन विल बी गुड।
लेकिन यह बात जरूरी भी नहीं है कि जो लोग निर्णय लेते हैं उनका निर्णय अच्छा ही होगा। ये जो तर्क हम लोगों ने ऊपर पढ़ा डेमोक्रेसी के संबंध में, यह गवर्नमेंट के का आइडियल फॉर्म नहीं हो सकता है, मैंने अच्छी गवर्नमेंट नहीं हो सकती है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, डेमोक्रेसी, आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी, मतलब कि अब डेमोक्रेसी की अच्छी है इसके संबंध में तर्क पढ़ना है। तो हम लोग पढ़ते हैं डेमोक्रेसी के संबंध, डेमोक्रेसी अच्छी है इसके संबंध में क्या तर्क दिया गया है। पहला तर्क यह है कि डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के अन्य रूपों से, राजतंत्र से, तानाशाही से, मिलिट्री शासन से, है ना, इन सब से प्रजातंत्र जिसकी जो सरकार होती है वह अच्छी होती है, क्योंकि यह प्रजातंत्र की सरकार लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखती है, उसके अनुसार काम करती है। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक लोकतांत्रिक गवर्नमेंट अच्छी गवर्नमेंट होती है क्योंकि यह गवर्नमेंट के अन्य रूपों से यह सबसे ज्यादा लोगों के प्रति जवाबदेह होती है, अकाउंटेबल होती है, जवाबदेह होती है। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। डेमोक्रेसी जो होती है वह सुझाव और तर्क बहस के आधार पर टिकी होती है। एनी डिसीजन इज टेकन आफ्टर डिस्कशन। कोई भी निर्णय लिया जाता है तो डिस्कशन के बाद दिया जाता है, विच रिड्यूस इज द पॉसिबिलिटी ऑफ रॉन्ग डिसीजन, जो कि गलत निर्णय की जो संभावनाएं होती हैं उन संभावनाओं को कम कर हो जाता है, कम कर की जाती है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए मेथड टू डील विथ। डेमोक्रेसी जो होता है एक विधि प्रदान करता है जिसके कारण जो भी समाज में डिफरेंसेज होते हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट समाज में होते हैं, उसको दूर किया जाता है तर्क के माध्यम से, सहमति के माध्यम से। In a diverse country like India, where people are from different religion and language, democracy keeps our country together.